हेलो डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसे समझने के लिए अगर हम एग्जांपल्स और केस स्टडी की हेल्प लेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो हमारे पास दो केस स्टडी हैं, एक बेल्जियम की और दूसरी श्रीलंका की। तो ये बेल्जियम का मैप है, आप इसको देखिए। बेल्जियम जो है वो यूरोप की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है। इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो इसकी एरिया लगभग इंडिया का जो स्टेट हरियाणा है उसके बराबर है, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग हरियाणा स्टेट की हाफ है, 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। बेल्जियम जो है, इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो नीदरलैंड है जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। अगर आप वर्ल्ड वार के टाइम पे जाओगे तो देखोगे कि बेल्जियम का वहाँ पे वॉर में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ का जो इथनिक कंपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब बात आती है कि इथनिक क्या होता है। तो इथनिक होता है एक तरीके का सोशल डिवीज़न, ठीक है, जो कल्चरल स्पेसिफिक होता है, जिसमें ह्यूमन रेसेस की सिमिलैरिटी हो सकती है, जैसे निग्रोइड, मंगोलॉयड, ऑस्ट्रेलॉयड, इस तरीके की आपने ह्यूमन रेसेस के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। तो ह्यूमन रेसेस की सिमिलरिटीज हो सकती है, लैंग्वेज की सिमिलरिटीज हो सकती है, कल्चर की सिमिलरिटीज हो सकती है, और ये सिमिलरिटीज़ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज से बियॉन्ड होती हैं, यानी नेशनल जो नेशन होते हैं उससे भी बियॉन्ड होती है। जैसे आप वर्ल्ड वार के टाइम पे जाओगे तो कहाँ रशिया और कहाँ ऑटोमन एम्पायर, बट वहाँ पे जो स्लाविक इथनिसिटी थी उनके बीच में जो सिमिलरिटीज़ थी उसकी वो वजह भी बनी थी वर्ल्ड वार की एक, ठीक है। तो इथनिसिटी जो वहाँ की है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी अलग अलग जो वहाँ पे सोशल कल्चरल ग्रुप्स हैं। तो किस तरीके से है, आप ये मैप फिर से देखो यहाँ पे बेल्जियम का। तो यहाँ पे 59% फ्लेमिश लोग हैं जो डच स्पीकिंग हैं, ठीक है। देखो, आपको परसेंट में चीज़ें भले ना याद रह जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है डेटा इस तरह याद हो, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना है कि कौन से लोग मेजॉरिटी में है, नहीं ज़्यादा कौन है। तो 59% जो है वो फ्लेमिश लोग हैं जो डच बोलते हैं, ठीक है, डच लैंग्वेज है, तो ये मेजॉरिटी में हो गए 50। और फिर 40% जो है वेलोनिया रीजन में रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। अभी जो मैंने फ्लेमिश बोला है वो फ्लेमिश रीजन का नाम है, तो ऐसे ही वेलोनिया एक रीजन का नाम है और वो क्या है, फ्रेंच बोलते हैं। और इसके अलावा 1% जो बचे वो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं बेल्जियम में। अब अगर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में क्या है, वहाँ पे 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। देखिए, ठीक अपोजिट है। अगर ब्रुसेल्स को यानी कैपिटल को छोड़ दे तो बाकी बेल्जियम में क्या है, वहाँ पर मेजॉरिटी में डच स्पीकिंग लोग हैं, बट अगर कैपिटल में बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, और यहाँ पे जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो केवल 20% हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इनका कंपोजिशन क्या है वो आपके समझ में आया होगा। अब क्या है कि जो मिनॉरिटीज़ हैं यानी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, बाकी की बात हो रही है, अभी कैपिटल की बात नहीं हो रही, बाकी रीजन में तो फ्रेंच जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वो मिनॉरिटी में है क्योंकि कम है, बट ये है कि वो रिलेटिवली रिच है और पावरफुल हैं। तो होता क्या है कि जो यहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग, जो कि आप लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले हो चुका है, इसलिए आप इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड हो और आपको ज़्यादा एजुकेशन है, इस सब चीज़ों में हम काफ़ी लेट में आए हैं। और फिर वहाँ पे वो भी ज़्यादा पावर की डिमांड करना शुरू करते हैं और उनके बीच में इस तरीके से क्या होता है, टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। 1950-60s का डिकेड होता है और इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट होती हैं। अब होता क्या है कि जैसे मेजॉरिटी का अगर क्वेश्चन लो तो ब्रुसेल्स की जो है वहाँ पे ठीक उसका अपोजिट है, बाकी एरियाज़ में उसका अपोजिट है। तो सिचुएशन क्या है ये आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सेम टाइम पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं श्रीलंका का। तो ये आपके सामने है श्रीलंका, ये कहाँ है वर्ल्ड मैप में। तो अभी मैंने वर्ल्ड मैप में लोकेशन आपको बेल्जियम की नहीं भी दिखाई है, वहाँ पे मैंने आपको नेबरिंग कंट्रीज बता दी, ये बता दिया यूरोप में है। अब आप अपनी एटलस को भी जो कहीं पड़ा धूल खा रहा होगा उसको उठाओ, झाड़ो पोछो और उसमें ढूंढो, खुद ढूंढोगे तो याद रहेगा।
तो श्रीलंका आपको पता ही है कि इंडिया के साउथ में नीचे लटक रहा होता है, ऐसे ही आप उसको पहचानते ही हो। तो वहाँ पर क्या है, आप इस श्रीलंका का मैप देखो और यहाँ पे जानो कि ये भी जो नेशन है यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, और ये भी वैसे ही है जैसे हरियाणा के बराबर बेल्जियम था, ठीक उतना ही बड़ा ये भी है अपने एरिया में, और पॉपुलेशन भी कुछ आसपास है। अब यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी में सिंगल स्पीकर्स हैं, यानी जो यहाँ की एक लैंग्वेज है ये हैं आपके 74%, और 18% यहाँ पर तमिल स्पीकर्स हैं। जो तमिल स्पीकर्स हैं उसमें भी 2 तरीके के लोग हैं, एक जो इंडियन तमिल स्पीकर्स हैं यानी इंडिया से गए हुए लोग हैं, और इसके अलावा कुछ वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं मतलब वहीं के रहने वाले वो वहाँ पे हैं। तो इसमें 2 तरीके के लोग हैं। तो 30% यहाँ पे श्रीलंकन, यानी इस 18% में 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल्स हैं। अगर यहाँ पे रिलीजन की बात करो तो यहाँ पे बौद्धिस्ट लोग हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि डिफरेंट एथनिसिटी पाई जा रही है। बट यहाँ पे मेजॉरिटी किस चीज़ की है, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो सिंगल स्पीकिंग लोगों की है। तो आपने ये देखा कि जो सिचुएशंस हैं वो बेल्जियम की और श्रीलंका की लगभग एक जैसी हैं। बट अब यहाँ पे होता क्या है, तो हम बेल्जियम को देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, और श्रीलंका को देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले है श्रीलंका का, तो मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ये आपकी हेडिंग है। तो पहले तो बात आ जाए कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म होता है अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन व्हिच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब जो मेजॉरिटेरियनिज्म है एक तरीके का बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी में लोग होंगे वो अपने हिसाब से रूलिंग करेंगे, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के अपने आप में क्या इंटरेस्ट है और क्या इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे यही होता है, मेजॉरिटेरियनिज्म होता है श्रीलंका में। क्या होता है कि 1948 के आसपास जब श्रीलंका को आज़ादी मिलती है तो वहाँ पे चूँकि सिंगल स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में होते हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, और उनके जितने भी नियम कानून कायदे बनते हैं वो मेजॉरिटी को ही देख करके बनते हैं। ठीक है, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनको इग्नोर किया जाता है। माइनॉरिटी मतलब कम नंबर वाले लोग, उनको कंटिन्यू इग्नोर किया जाता है। 1956 में क्या होता है, जो सिंगल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में और आगे क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं वो जो तमिल स्पीकर्स लोग होते हैं उनको कम से कम मिलते हैं। फिर धीरे धीरे आगे क्या होता है कि जो श्रीलंका है वो अपना जो स्टेट का रिलीजन है वो बुद्धिज़्म को डिक्लेयर कर देता है, और वो कहता है कि वो बुद्धिज़्म को ही प्रमोट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो तमिल लोग हैं उनके इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या होते हैं उसमें कम होते चले जाते हैं, मतलब उनकी राइट्स कम होते चले जाते हैं, और उनको एलियनेशन लगता है, जैसा लगने लगता है एलियनेशन एलियन से बना है, मतलब उनको अपनी ही कंट्री में लगने लगता है कि वो विदेशी हैं, उनको किसी तरीके के राइट्स नहीं मिलने लगते हैं। तो अब क्या होता है, वो अपने राइट लेने के लिए धीरे धीरे अपनी पार्टीज़ बनाते हैं, और फिर वो अपने अब डिमांड करते हैं कि हमें राइट चाहिए, बट पूरी तरीके से उनको राइट डिनाई किया जाता है, नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे वो कन्फ्लिक्ट में क्रिएट होने लगता है। फिर एक पार्टी बनती है जिसका नेम होता है तमिल एलम। ये पार्टी बनती है आपकी 1980s के आसपास में। अगर आप थोड़ा और इधर उधर की न्यूज़ पढ़े जाने होंगे, आई थिंक जो है आप चूँकि ये क्लास 10th में हो तो इतना न्यूज़ तो जाने होंगे। राजीव गांधी जी का काफ़ी उधर इंटरफेयर था उस मामले में। ठीक है, राजीव गांधी जी की डेथ इसी सबको हुई थी क्योंकि उधर इंडिया से भी मामला जो है प्रभावित रहा करता था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो ऐसे भी यानी एग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी, और फिर धीरे धीरे वहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट जो है वो सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। सिविल वार होता है जिसमें सिविलियंस आपस में जो है बेलिग्रेंट होते हैं, मतलब जो युद्धरत होते हैं, मारपीट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ। दोनों तरफ के लोग खूब मारे गए, अच्छी खासी किलिंग्स वहाँ पे हुई। मारपीट होगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कमज़ोर है उसी को चोट पहुँचे, चोट तो सबको पहुँचती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो यानी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मारकाट हुई और खूब सिविल वार हुआ। ये हाल हुई श्रीलंका की। अब हम एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम का। तो बेल्जियम जो है
सिचुएशन आपने उसकी देखी ही। अब 1970 से लेकर के 1993 में उसने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसमें कई सारे अमेंडमेंट किए बेल्जियम ने। और उसने क्या किया कि उसने कई सारे रिफॉर्म्स किए, जिसमें बेसिकली जो है वो आपके 4 तरीके के रिफॉर्म्स हुए। पहला रिफॉर्म्स ये था कि उसने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये डिसाइड कर रहा है कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों कम्युनिटी से इक्वल नंबर में होंगे। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे इफेक्ट पड़ेगा कि कोई भी डिसीजन यूनिलेटरली नहीं लिया जा सकता। मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो दोनों लोगों के लिए लाभप्रद होगा। कोई एक पक्ष एक तरफा डिसीजन नहीं ले पाएगा। पहला चीज़ इन्होंने किया। दूसरा चीज़ इन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रल की पावर्स हैं, यानी सेंटर की जो पावर्स हैं वो स्टेट में डिवाइड कर दी जाएंगी। अब स्टेट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर ग्रुप के लोग रह रहे हैं तो उनके पास भी अपनी पावर्स है और इस तरीके से पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ वहाँ पे क्रिएट किया गया। और ये भी कहा गया कि स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के सबऑर्डिनेट नहीं है, उनकी ऑटोनॉमी भी है। मतलब जब सेंटर जैसा चाहे वैसा उनके साथ नहीं कर सकता है, उनकी भी ऑटोनॉमी है, उनके पास भी पावर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी वहाँ पे डिसाइड कर दिया। थर्ड चीज़ क्या हुई वहाँ पे कि जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे जो उसकी कैपिटल थी, वहाँ पे जो मिनारिटी में लोग थे उनको भी बराबर राइट दिया गया। यानी जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग और डच कम्युनिटी थी वहाँ पर भी उनको इक्वल राइट दिए गए। और थर्ड चीज़ और फोर्थ चीज़ जो वहाँ पे थी वो थी वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में ये था कि सेपरेटली भी वहाँ पे एक व्यवस्था की गई कि जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं या कल्चरल ग्रुप्स हैं उनको भी वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो वहाँ पे जैसे तीन तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, डच, फ्रेंच और जो 1% जर्मन स्पीकिंग लोग थे। तो ये मतलब मिनारिटी में हो या मेजॉरिटी में हो, इस चीज़ को इग्नोर करके कितने भी हैं बट उनको जो है रिगार्ड किया गया, उन पे ध्यान रखा गया और उनको सब जगह से, मतलब वो कहीं से भी हो पूरे उस कंट्री में, सबको एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और वहाँ से भी लोग उसमें आए जो कि कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को आपस में मिलकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हुआ कि बेल्जियम जो है एक मॉडल बन के उभरा। सिचुएशन श्रीलंका की और बेल्जियम की एक तरीके से थी, बट बेल्जियम ने इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। बट श्रीलंका में क्या हुआ, वो एक सिविल वार में जाके कन्वर्ट हो गया। ओके, और बेल्जियम ने इतनी अच्छी तरीके से हैंडल किया और इस तरीके से एक मॉडल बन के आया कि जब यूरोपियन यूनियन बना तो बेल्जियम सबसे पीसफुल कंट्री उस टाइम पे था, तो उसका जो हेडक्वार्टर था वो वहीं पे जाके इस्टेब्लिश हुआ। और अभी बेल्जियम जो है वो पीसफुल कंट्रीज में से एक है। वर्ल्ड वार में इसका रोल मैंने अभी बताया कि महत्वपूर्ण रोल था। रोल का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब जा करके अटैक करे किसी के ऊपर, यही रोल नहीं होता है। रोल ये ऐसा भी हो सकता है जैसे बेल्जियम की किसी से फ्रेंडशिप है और बेल्जियम पर कोई अटैक करे तो इसलिए जो है कोई जा करके जो अटैक कर रहा है उसके ऊपर अटैक कर दे। तो अब भाई बेल्जियम तो कुछ नहीं बोल रहा है बट अब रोल तो बेल्जियम का हो कि अटैक बेल्जियम पे हुआ है, तो इस तरीके से रोल जो है वही हुआ था। जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक करने के लिए बेल्जियम पे पहले अटैक किया। बेल्जियम मैप देखोगे तो आप देखोगे तो वो बेल्जियम के थ्रू होकर के फ्रांस में जाना चाह रहा था और तब जो है वहाँ पे ब्रिटेन इन्वॉल्व हो गया। जब है आप इसमें वर्ल्ड वार पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपको याद आती रहेंगी, चीज़ें इंटर रिलेट होती रहेंगी और हिस्ट्री में ये सब किया भी जाता है, चीज़ें रिलेट की जाती हैं। ये मत समझना मैं टॉपिक से आपको भटका रहा हूँ। तो अब जो बेल्जियम ने किया इसको हम क्या नाम देंगे? इसी को हम नाम देंगे पावर शेयरिंग। अंडरस्टैंड? यानी जो हम पावर शेयरिंग हमने कहा था कि हम केस स्टडी से देखेंगे, तो हम वही केस स्टडी थी हमारी और इसको मैंने नाम दिया कि ये क्या है, पावर शेयरिंग है। जो श्रीलंका ने नहीं एक्सेप्ट किया, श्रीलंका ने इसको नहीं अप्लाई किया तो उसने उसका नुकसान उठाया, बट बेल्जियम ने अप्लाई किया तो बेल्जियम ने उसका फ़ायदा उठाया पावर शेयरिंग का। अब बात है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, यानी पावर शेयरिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो 2 रीज़न है इसके। एक रीज़न है जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा बोलते हैं मॉरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन जो है इसमें आपका आएगा कि जो सोशल ग्रुप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए, यानी अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस, ठीक है, एथनिसिटी, मतलब एथनिसिटी में जो भी चीज़ें आ जाती हैं, इवन ह्यूमन रेसेस की भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करती हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं वर्ल्ड वार का, बार बार उसमें वही एग्जांपल, सारे एग्जांपल वहाँ पे मिलते हैं तो वही एग्जांपल बार बार दे देता हूँ। जो हिटलर था उसने क्या कहा था, आर्यन सुपरमेसी को मानने वाला था कि जो आर्यन रेसेस हैं वो सुप्रीम है, इसके अलावा वो किसी को नहीं मानता था। तो वो क्या था, वो एक तरीके से रेसेस पर ही तो था, तो उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट, ज्यूज को तो बिल्कुल
बहुत जो है उसने मरवा दिया सबको एक तरफ से। तो इस तरीके से है कि सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए सोशल ग्रुप्स जो हैं सबको राइट दिए जाए, सबके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। और दूसरा आपका होता है जो मॉरल रीजन है। मॉरल रीजन जो है वो ये है कि दिस इज द कोर फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का ये अभिन्न अंग है। मतलब डेमोक्रेसी के साथ ही पावर शेयरिंग जुड़ी हुई है। डेमोक्रेसी में एक चीज़ आती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जो बाय द पीपल है यानी सेल्फ गवर्नेंस की जो बात आती है वो जाकर के पावर शेयरिंग पर ही होगी, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी जो है डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे। तो डिजायरेबल कौन सी दो चीज़ों में बात आई, एक था प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा था मॉरल रीजन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम अगर इस चैप्टर को दो पार्ट में बांटे तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग के कौन कौन से रूप हैं। तो यहाँ पे आप इसके 4 फॉर्म्स देखोगे, 4 तरीके के इसके रूप आप देखोगे। देखो पहले क्या होता था, पहले ये माना जाता था कि अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोगों में तो या किसी इंस्टीट्यूशंस में, तो इससे क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा देरी होगी, लोग जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और ये है भी डेमोक्रेसी में ये चीज़ होता है, जब डिसीजन ऐसे समझ लो कि अगर 4 लोगों को मिलकर डिसीजन लेना है तो टाइम लगेगा, या एक लोग को डिसीजन लेना है तो टाइम लगेगा। आप कहोगे बिल्कुल एक लोगों को डिसीजन लेना है तो कोई टाइम नहीं लगेगा, वो फटाक से कोई डिसीजन ले सकते हैं। बट जब 4 लोग लेंगे तो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, देर हो जाए बट काम सही हो। अगर आप इस पे जाओगे तो आप ये चीज़ तो मानोगे कि एक से भले 2 होते हैं। एक आदमी अपने दिमाग से जितना सोच सकता है 4 आदमी और बेटर सोच सकते हैं, वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स बेटर देख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी ये चीज़ देता है कि डिसीजन में देर भले लगेगी लेकिन डिसीजन जो है वो एक्यूरेट रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। तो जब जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट साथ में आ गया। तो पावर शेयरिंग का पहला कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कहते हैं पावर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। अब गवर्नमेंट की डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन सी हैं? 3 हैं। एक है आपकी लेजिस्लेटिव, दूसरी आपकी एग्जीक्यूटिव और तीसरी जुडिशियरी, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक जो कानून बनाती है, दूसरी जो उसको एग्जीक्यूट करती है और तीसरी जो जस्टिस का काम करती है, यानी ये भी देखती है कि एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें क्या और क्या किया जाता है? इसमें जैसे पावर का इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरीके से राइट बांटे हुए हैं और इनको एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रखा हुआ, एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट है, कोई फ्री नहीं है। और जो है इनके बीच में राइट्स को इस तरीके से रखा गया है कि लोग एक दूसरे पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकें। आप किस तरह की कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं? जैसे जो एग्जीक्यूटिव है उसके हाथ में पावर होती है, वो लोगों को मतलब जो है पावर को एग्जीक्यूट करता है, बट क्या होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो लेजिस्लेचर है उसके प्रति। ठीक है, वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है और जो लेजिस्लेचर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अल्टीमेटली जो है जनता के प्रति। ठीक है, यानी पीपल के फेवर में वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसके ऊपर इस तरह कंट्रोल हुआ। अब जो अगर जुडिशियरी की बात करो तो जुडिशियरी जो है उसका वो जो है अपॉइंटमेंट जो उसका होता है वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू होता है। वो कुछ उसमें जो है इसके यानी आपके व्यवस्थापिका के, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं और मतलब उसको फॉर्म करने में, और लेजिस्लेचर और जो आपकी जुडिशियरी है उसको इतने राइट होते हैं कि वो इनकी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें आपस में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल होता है और सिस्टम बाकायदा चलता रहता है। इस तरीके के अरेंजमेंट को कहते हैं चेक एंड बैलेंस। मतलब एक दूसरे के अगर वो अधिकार क्षेत्र से ऊपर जा रहे हैं तो आप उनको चेक करने का भी राइट है, और फिर आप ज़्यादा कभी जो है मतलब एक डिक्टेटर जैसे ना हो जाए तो आपके ऊपर बैलेंस का भी अधिकार है, उस चेक के थ्रू आप पर बैलेंस भी किया जा रहा है। दूसरा फॉर्म है जो है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल। जैसे पहला वाला क्या था? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये होता है एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे। इसमें बेसिकली 2 तरीके की गवर्नमेंट है। एक है आप मतलब 2 तरीके से होती है बेसिकली।
एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है, दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। सभी डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ छोटे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नहीं है, बहुत सारे छोटे कंट्रीज़ में भी है। ये ज़्यादातर ये जो वहाँ की वेराइटीज़ हैं, डाइवर्सिटीज़ है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन इस तरीके की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जैसे इंडिया है, यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने बेल्जियम का एग्जाम्पल है, उसने बाकायदा ये चीज़ किया हुआ है। तो दो चीज़ें मैंने बताई कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है। बट थर्ड चीज़ और उसमें आई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया में पंचायती राज बाद में यहाँ पे आया और अप्लाई, हालांकि था पहले से, लेकिन बाद में उसको बहुत ही 1992 में जो है बहुत इफेक्टिवली लागू हुआ। हालांकि जो है DPSP जो था, यानी डायरेक्टिव रूल्स ऑफ स्टेट प्रिंसिपल, तो वहाँ पे ये चीज़ें थी। तो इसमें आपने देखा कि अब अच्छा इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जैसे सेंटर की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कहाँ से जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से जाएगा, ठीक है, या अलग अलग जगह से मिनिस्टर जाएंगे। बट वो जो जनता है उसे इतना क्लोज नहीं हो सकेगी कि उसकी खुद की उसकी प्रॉब्लम, यानी इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम आसानी से समझ सकेंगे। बट अगर उसको और छोटे लेवल पे डिवाइड किया जाएगा तो वो लोग वो प्रॉब्लम्स और आसानी समझ सकेंगे। तो यही डिसेंट्रलाइजेशन करते करते उस ग्राम सभा लेवल पर पहुंचा दिया गया, यानी जहाँ पे ग्राम पंचायत से वहाँ पे पहुंचा दिया गया, जहाँ पे लोग खुद आपस में इकट्ठा होकर के डिसीजन मेकिंग करते हैं और जस्टिस करते हैं। तो इस तरीके से लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके गवर्नेंस में और सेल्फ गवर्नेंस हो सके, इसके लिए ये सिस्टम्स बनाए गए। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम। तो फेडरलिज्म का जो चैप्टर 2 आपका बुक में है, उसमें ये चीज़ें आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए इस टॉपिक को अभी यहीं पर रोकते हैं। अब आपका थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे वही आएगा जिस तरीके से बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, वो चीज़ यहाँ पर आएगी कि अलग अलग तरीके के जो कल्चर्स हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उन सबको भी रिप्रेजेंट किया जा सके। इसके लिए क्या हुआ है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो रखी गई है। जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन है या SC STs हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं कि ये माइनॉरिटीज़ में हैं, ये अगर डायरेक्ट इस तरीके से अगर जनरल वोटिंग होगी तो वहाँ पे जीत करके नहीं आ सकते हैं, तो कई जगह इनकी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। ये यहाँ पे सेक्स पर भी ध्यान रखा गया है, जैसे जो महिलाएं हैं तो वो भी वहाँ पे इक्वल उसमें रिप्रेजेंटेशन में आ सके, तो वहाँ पर भी है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या रखा गया है, रिजिड पॉलिसी रखी गई, वो भी एक पावर शेयरिंग का फॉर्म है। और थर्ड आपका आता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो बात अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की करो तो होता क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक चीज़ सबसे पहले इंश्योर करती है, वो ये है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, जिससे कि कभी भी जो है पावर एक हाथ में ना आए। क्योंकि अगर पावर एक हाथ में आएगी तो वो तो डेमोक्रेसी का उल्टा है, वो तो तुरंत डिक्टेटरशिप में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अकेली गवर्नमेंट बनाने में सक्षम नहीं है तो जो एक दूसरी और भी वो पार्टीज़ को अपने साथ में ले लेती है और क्या करती है, वो उसके अलाइज होते हैं, नहीं सहयोगी पार्टियां होती हैं, और फिर वो कोलिशन में गवर्नमेंट बनाते हैं, नहीं मिल करके। जैसे भाजपा की सरकार जब बनती है तो अकेली वो भाजपा सरकार नहीं होती है, वो बनती है NDA की, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक कोलिशन होता है, उसमें बहुत सारी यानी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं, वो मिली होती हैं। जैसे अभी देखो शिवसेना मिली हुई थी, अभी वो वहां से हट करके दूसरे कोलिशन में शामिल हो गई, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दे दिया। ऐसे जो कांग्रेस की पार्टी बनती है वो UPA की बनती है, कांग्रेस की पूरी सरकार नहीं बनती है, वो UPA की बनती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कोलिशन है। ऐसे अदर कंट्रीज़ में भी होता है जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं। तो जब इस तरीके से कोलिशन होता है तो भाई कोई ऐसे तो भाई चुनाव जीता है तो अपनी पार्टी ले जाके ऐसे दूसरे मजबूत से गवर्नमेंट तो बनवा नहीं, बदले में उसको भी तो कुछ चाहिए, ठीक है। जैसे आपके 4 विधायक जीते हैं तो वो 4 विधायक अगर आप किसी की तरफ सपोर्ट करेंगे, उसकी सरकार बनवाएंगे, तो बदले में आपको भी तो कुछ चाहिए ना, तो वो पावर शेयरिंग होती है। अच्छा, इस तरीके पावर शेयरिंग में क्या होती है, वो 4 विधायक जहाँ अपने क्षेत्र से जीते हैं वहाँ की जो है ज़रूरतों को वो समझेंगे, वहाँ का विकास कर सके। आइडियली यही माना जाता है। बाकी वो कौन सा विकास करें कौन सा ना करें वो अलग की बात है, मतलब जो करप्शन है वहाँ पे नहीं जाना है, अभी आइडियल्स पे बात करनी है हमको, ठीक है। जो चीज़ों में करप्शन है उसको तो सुधारना ही है, उसको भी आपको नोट करना है, जानना है, उन सब के बारे में सब चीज़ें धीरे धीरे जानते रहेंगे। बट ये तो पहले समझें कि अच्छाई क्या है, तभी तो जान पाएंगे कि ये अच्छाई नहीं हो रही, बुराई हो रही है।
तो ये हो गई पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर। फिर प्रेशर ग्रुप्स। अब प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके के होते हैं, जैसे जो कंट्रीज़ के बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इन सब का जो है वो गवर्नमेंट पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि एक तो पैसे वाले लोग होते हैं, फिर कंट्री की इकोनॉमी में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। तो ये लोग भी वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट में। तो अब ये कैसे होते हैं, या तो जो बहुत सारी कमेटीज़ बनती हैं किसी मैटर पे डिसीजन लेने के लिए, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ और भी तरीके से जो है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। मैंने तो चैप्टर पूरे मन से पढ़ाया है, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ लीव नहीं की है, सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें बताई हैं, समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि चैप्टर कैसा लगा। बाकी आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।